हेलो दोस्तों, प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र एक बार फिर से YouTube पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ये विषय वस्तु आपसे परिचित है और वो विषय वस्तु है भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण का सिलसिला प्राचीन काल से शुरू हुआ और वह प्राचीन काल हमारे देश के लिए एक ऐसा काल था जो वैदिक युग का काल था माना जाता है। और वह विदेशी आक्रमण का क्रम सबसे पहली बार आता है ईरानियों का। ईरानी आक्रमण सबसे पहले भारत पर ईरानियों ने आक्रमण किया। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में आप लोग देखते हैं कि भारत पर विदेशी आक्रमणों का क्रम को आगे बढ़ाया यूनानियों ने। और ईरानी और यूनानी जब भारत पर आया था तो उसका काम सिर्फ लूटना नहीं बल्कि भारत में एक नई संस्कृति को स्थापित करना था। अगर कहा जाए भारत पर ये ईरानी जब आया तो ये ईरानी भारत पर एक नई संस्कृति को स्थापित करने में सफल हुआ और वह संस्कृति हमारी आर्यों की संस्कृति थी। आर्यन अर्थात मध्य एशिया से जो आर्य आया था वह एक तरह से ईरानी ही थे, लेकिन उससे पहले ही ये लोग लगभग भारत के बारे में जान चुका था। अगर बात यूनानी की करते हैं तो यूनानी आक्रमणकारी का शुरुआत सिकंदर के द्वारा हुआ। और सिकंदर लगभग 326 बीसी में मैसिडोनिया से ईरान होकर के भारत आया था और भारत प्रवेश करने में उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः वह हिंदू कुश और हिमालयन रीजन के बीच में खैबर दर्रा होकर के भारत में आया और लगभग भारत में 325 से लेकर के लगभग 323 तक एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित किया जिसको अंततः सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर ने उसको सेटअप किया और उसे यूनानी शासन में कन्वर्ट करने में सफल हुआ। सिकंदर मूलतः विश्व विजेता बनने के लिए आया था, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि वह एक तरह से अपने आप को अमरता को प्राप्त करना चाहता था और इसी उद्देश्य से वह भारत में आ गया और भारत में सबसे पहले उसको तक्षशिला के शासक आम्भी से मुकाबला हुआ, लेकिन आम्भी उसको बिना किसी प्रतिरोध का उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और फिर वह आगे जब बढ़ा तो उसका सबसे प्रभावशाली मुकाबला हुआ पौरस से, जो पुरु नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। पौरव का राजा पुरु, लेकिन पुरु को वह पराजित किया। लेकिन पराजित करने के बाद कहा जाता है कि पुरु के बहादुरी और उसकी निर्भीकता को देखकर सिकंदर उसके राज्य को वापस कर दिया और जब सिकंदर आगे बढ़ा तो वह ब्यास नदी के तट पर आकर के ब्यास नदी की तत्कालिक परिस्थितियों को देख करके वह मन बना लिया कि वापस लौट जाएगा और अपनी सेनाओं को लेकर के वह वापस चला गया और उन सारे सेनाओं का जो शेष बच गया था भारत में, पश्चिमी उत्तर भारत में, वह अपने सेनापति और मित्र सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया। सेल्यूकस निकेटर लगभग 323 में वह अपने आप को सेटअप करने में सफल हुआ, लेकिन भारत में उसी दौरान धनानंद का शासन था और धनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को सेटअप करने में सफल हुआ और मौर्य वंश की स्थापना हुई। अंततः लगभग 305 बीसी में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक युद्ध हुआ और वह युद्ध यूनानियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, मतलब पतन का एक तरह से ताबूत का कील साबित हुआ और सेल्यूकस निकेटर और मगध साम्राज्य के निर्माता या संस्थापक कर सकते हैं मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हुआ और उस संधि का जो श्रेय जाता है वह यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज को जाता है। उसी के संधि के अनुसार यह तय होता है कि यूनानियों का और मगध के साम्राज्य का जो सीमा होगा वह हिंदू कुश माउंटेन को रखा जाए और इस तरह से यूनानियों का प्रभाव भारत से समाप्त हुआ। लंबे समय के बाद जब
संसार में इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम के प्रवर्तक जो मोहम्मद साहब को माना जाता है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद लगभग 636 में जब वह एक तय किया उनके अनुयायियों ने कि इस इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने के लिए और इस्लाम की व्यवस्था को पूरे संसार में लागू करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसे नेतृत्व हो जिसका अपने निजी स्वार्थ से उठ करके इस्लाम को समर्पित कर दे। और तय हुआ, खलीफा का पद क्रिएट किया गया, खलीफा अबू बकर बना और लंबे समय के बाद लगभग 712 ईस्वी में वह खलीफा जो मंसूर अली थे और बगदाद सेंटर था इस्लाम का, मंसूर अली और वहां के गवर्नर थे अज हज्जाल ने तय किया कि इस्लाम को फैलाने का जिम्मा मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाए। लगभग 17 वर्ष की आयु में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम, ये मोहम्मद बिन कासिम लगभग 712 एडी में भारत पर आक्रमण किया और भारत का वो प्रांत था सिंध जो अरबियन तट पर था। उस समय में मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष की आयु का था और उस समय में जो सिंध का राजा था वह दाहिर था, जो ब्राह्मण राजा थे। और दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में सिंधु नदी के एक सहायक नदी था। उसी नदी के किनारे एक रावौर ब्रह्मणवाद के युद्ध में दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ मोहम्मद बिन कासिम उसको अपने कब्जे में कर करके सिंध में अपने इस्लामिक सत्ता को स्थापित किया। और इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के बाद वहां के ब्राह्मणों पर उन्होंने जजिया कर लगाया। आपको याद होगा ये जजिया कर एक ऐसा कर था जो भारत में पहली बार आया था और यह सिर्फ और सिर्फ गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। मेरे ख्याल से यह जजिया कर एक तरह से इस्लाम को बढ़ाने में सहायक साबित हुआ। जो जजिया देता था वह इस्लाम को कबूल नहीं करते थे और जो जजिया नहीं देते थे वह इस्लाम को बखूबी कबूल कर लेते थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मोहम्मद बिन कासिम को 715 में वापस बगदाद जाना पड़ा और फिर लंबे समय तक कोई इस्लामिक या कोई विदेशी भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से नहीं आया। फिर लंबे समय के बाद लगभग तुर्की के गजनी प्रांत का एक शासक था महमूद गजनवी लगभग 1000 से लेकर के 1030 के बीच में भारत पर आक्रमण किया और 1001 में उसका पहला आक्रमण पेशावर पर हुआ था और 1027 में उसका आक्रमण लगभग भारत के भूमि पर हुआ और कुल मिलाकर के 17 आक्रमण किया। और ये 17 आक्रमण में कई ऐसे आक्रमण थे जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी सुल्तान पहला था जो तुर्की का था, गजनी का था, मुस्लिम सुल्तान था जो किसी न किसी रूप से भारत में 3 उद्देश्य से आया था। पहला, इस्लाम को फैलाना, धन का लूटपाट करना। इस्लाम को स्थापित करने के लिए उन्होंने गैर इस्लाम अर्थात हिंदू धर्म को तहस नहस किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, ब्राह्मणों का कत्ल किया और ऐसी स्थिति में इतनी अपार धन दौलत लूटा कि वह भारत को सिर्फ लूटने के लिए ही आया था, ऐसा लोगों में विश्वास हो गया। ठीक है, जब महमूद गजनवी का अंत हुआ 1030 ईस्वी में, तब फिर कुछ समय के बाद गौर का शासक जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी लगभग 1175 से लेकर के 1206 ईस्वी के बीच में भारत पर दर्जनों आक्रमण किया। भारत को जब आक्रमण के दौरान वह लूट रहा था तो महमूद गजनवी किसी थोड़ा अलग प्रवृत्ति के थे। जहां महमूद गजनवी डिस्ट्रॉय करता था, यहाँ के साम्राज्य को लूटता था, मंदिरों को लूटता था, हिंदू मंदिरों को तोड़ देता था, धन दौलत को लूटता था, कत्लेआम करता था, वहीं मेरे ख्याल से मोहम्मद गौरी एक साम्राज्य का निर्माता था। वह जिस राज्य को लूटता था या
आक्रमण के दौरान पराजित करता था, उसके राजाओं को गुलाम बना लेता था, उनके सैनिकों को गुलाम बना लेता था, जिसके कारण उसके पास एक विशाल गुलाम सैनिक हो गया। और उसी गुलाम सैनिक के माध्यम से वह लगभग इनके दौरान या इसके शासन काल में, इसके समय में भारत के जो प्रभावशाली राजपूत राज्य था, उस राजपूत राजाओं में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का प्रमुख योगदान होता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का सबसे कड़ा मुकाबला जो करने वाला था भारत में, वह चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान, जो 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई में पराजित किया। और तराइन की दूसरी लड़ाई जब 1192 में हुई तो उस लड़ाई में मोहम्मद गौरी एक तरह से कहा जाए पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, उसे बंदी बना लिया और दोनों आंखें निकाल करके उसे गजनी ले जा करके कैद खाने में डाल दिया। और कहा जाता है इस पराजय में, इस विजय में मोहम्मद गौरी को जयचंद ने भरपूर मदद किया था। फिर 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई होती है और चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित करके कन्नौज को अपने कब्जे में कर लेता है। और इस तरह से लगभग 1194 तक मोहम्मद गौरी के पास दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, पंजाब, मुल्तान, पेशावर जैसे राज्य आ जाता है और वहां पर वह एक तरह से तुर्की शासन व्यवस्था की स्थापना करती है। और करने के बाद एक ऐसा प्रतीत होने लगता है कि भारत में अब राजपूतों का सत्ता खत्म हो गई और यहाँ पर जो एक ही शासन व्यवस्था है वह तुर्की शासन व्यवस्था है मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में। लेकिन मोहम्मद गौरी के पास गुलामों का एक बहुत बड़ा संगठित सेना था, जिसमें कुछ लोगों ने उनको भरपूर मदद किया। जैसे एक व्यक्ति था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, पूर्वी भारत पर अभियान किया। और जब वह पूर्वी भारत पर अभियान कर रहा था तो उस समय में भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पाल वंश का शासक था और पाल वंश के शासकों को उन्होंने पराजित किया। इसी दौरान कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, आग लगा दिया था। दूसरा गुलाम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो उसका गुलाम भी था और दामाद भी था। लाहौर को उन्होंने कब्जे में कर लिया। और तीसरा गुलाम जो था उसका था नासरुद्दीन कुबाचा, और एक और गुलाम था उसका नाम था नासरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक था नासरुद्दीन कुबाचा एल्दूज था। वेरी गुड, एल्दूज था, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, नासरुद्दीन कुबाचा और एक मैं भूल रहा हूं, एक उसका नाम था नासरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी और ताजुद्दीन एल्दोज। वेरी गुड, ताजुद्दीन एल्दोज। नासरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का योगदान क्या, पूर्वी भारत में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक इन तीनों गुलामों को पराजित करने में सफल हुआ और अंततः 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने में वह सफल हुआ। जो दिल्ली सल्तनत कभी मोहम्मद गौरी ने सेटअप किया था, उस दिल्ली सल्तनत को उन्होंने कन्वर्ट किया एक शासन व्यवस्था में, और फिर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उन्होंने गुलाम वंश को स्थापित किया, जिसको ममलुक वंश भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। मैं डिटेल से इसको अगले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि भारत पर एक क्रमिक विदेशी आक्रमण में मुसलमानों का आक्रमण कब कब और किसके द्वारा हुआ। ये मुसलमानों का आक्रमण नहीं था, ईरानी, यूनानी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये तीनों आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ठीक है, यहां पर मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। इसके बाद लंबे समय तक भारत पर किसी विदेशी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए। लेकिन जब मध्यकाल जब आया तो बाबर का आगमन होता है। बाबर तो वैसे आया था आक्रमण करने के लिए, लेकिन जब वह देखा कि भारत की स्थिति एक ऐसी थी कि जो छोटे छोटे राज्य में विभक्त है और पश्चिमी उत्तर भारत तो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन उस समय में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश का शासक था और लोदी वंश का शासन इब्राहिम लोदी के अधीन था। इब्राहिम लोदी को बाबर पराजित किया
पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 ईस्वी में, और यहाँ पर मुगल वंश को स्थापित किया। इन प्रकार से बाबर एक कन्वर्ट किया एक शासन व्यवस्था को। मुस्लिम शासन व्यवस्था ही थी, वैसे मोहम्मद गौरी जो मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना की थी वो दिल्ली सल्तनत था, क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो शासन का केंद्र था वहां पर खलीफा के प्रतिनिधि सुल्तान के द्वारा शासन होता था। लेकिन बाबर जो मुगल वंश स्थापित किया उसमें एक साम्राज्य की व्यवस्था थी, जहां पर उन्होंने खुद को अल्लाह का प्रतीक के रूप में एक बादशाह पद को क्रिएट किया। जो शासक होता था बादशाह होता था, तो बादशाह के शासन काल को साम्राज्य कहा गया। लेकिन सुल्तान जो खलीफा का प्रतिनिधि था वो जो शासन किया वो सल्तनत के नाम से जाना गया। जब मुगल शासन कर रहा था तो उसी दौरान यहाँ पर यूरोपियनों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ गया। तो यूरोपियनों का आगमन, वैसे दिल्ली सल्तनत की अंतिम कड़ी लोदी वंश में आया था, और लोदी वंश का शासन जब F नंबर में आप कह सकते हैं यूरोपियन आक्रमण हुआ। यूरोपियन आक्रमण का बहुत लंबा कड़ी था, जिसमें सबसे पहले सिकंदर लोदी के समय में पुर्तगाली आया लगभग 1498 में। पुर्तगाली आया जिसका उद्देश्य लूटपाट नहीं करना था, व्यापार करना था। पुर्तगाली के बाद डच आया, डच के बाद ब्रिटिश आया, ब्रिटेन के बाद डेनिश आया, डेनिश के बाद फ्रांस आया। और फ्रांस जब आया लगभग 1664 ईस्वी में, तो फ्रांस के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में आकर के यहाँ पर व्यापार को अपना माध्यम बनाया। लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को कायम किया। एक तरफ इन यूरोपियनों को का साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, दूसरी तरफ यहाँ पर जो मुगल शासन व्यवस्था थी वह दिन प्रतिदिन कम होती गई, खराब होती गई, डिप्रेस्ड होती गई। खास करके औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद मुगल का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। और एक तरह से ऐसा हुआ कि 1857 में मुगल खत्म हो गया। लेकिन 1765 में बक्सर युद्ध के बाद, 1764 में बक्सर के युद्ध हुए थे, और 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बहुत तेजी से फैल गया था। और कहा जाए इन यूरोपियनों में सबसे प्रभावशाली जो था वह ब्रिटेन था और फ्रांस था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में भारत में अपने राजनीतिक और आर्थिक एकाधिकार को कायम करने के लिए 3 युद्ध हुआ। कर्नाटक के प्रश्न पर कर्नाटका वार कहा गया उसको, और उस कर्नाटका वार में फाइनली वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक तरह से राजनीतिक एकाधिकार कायम करके यहाँ पर बंगाल में अपना पहला शासन व्यवस्था बक्सर के युद्ध के बाद शुरू किया। और इसके एवज में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि करके यह फरमान ले लिया कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपये का वार्षिक पेंशन देता रहेगा और उसके बदले में राजस्व और दीवानी का अधिकार बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन फैलता गया और 1857 तक आकर के इतना परिपक्व हो गया था कि पूरे भारत उसके कब्जे में आ गया था, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। लेकिन कहा जाता है होनी को कौन टाल सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो शासन का रीढ़ था सेना, उस सेना में अधिकांश सेना भारतीय मूल के थे, हिंदू और मुसलमान थे। और उन भारतीय सैनिकों ने 1857 में सिपाही विद्रोह कर दिया और सिपाही विद्रोह का सारा श्रेय, सारा रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दे दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से कह सकते हैं वहां पर खत्म हो गया। उसी वर्ष मुगल बादशाह भी खत्म हो गया और एक तरह से भारत का पूरा शासन व्यवस्था ब्रिटिश सम्राट के कब्जे में चला गया। और ब्रिटिश सम्राट जब यहाँ शासन करना शुरू किया तो अपना मौत एक तरह से एक ऐसा अधिनियम के माध्यम से एक रूल बनाया जो कागज पर तो दिखने में लगता था कि भारत ब्रिटेन का अंग है। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश एक ऐसा उपनिवेश है, जैसा शासन ब्रिटेन में होगा वैसा ही शासन व्यवस्था भारत में भी होगी। लेकिन ये कागजी लिखित प्रमाण था। वास्तव में शोषणकारी नीति आए
और दिन प्रतिदिन शोषण बढ़ता गया। यहाँ पर भारतीयों के द्वारा जो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक डिप्रेशन हुआ, जो डाउनफॉल हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक क्रांति हुई। राजनीतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में बहुत सारे संस्था बने और देखते देखते इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 ईस्वी में बना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 ईस्वी में बना तो निश्चित तौर पर एक तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होने लगा जो ब्रिटिश सम्राट के, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के शोषणकारी नीतियों का, राजनीतिक शोषण का, विद्रोह या बगावत का एक नींव तैयार होने लगा। और फिर जैसे जैसे समय बीता 1885 के बाद लगभग 1919 तक ये तय हो गया कि अब भारत में राष्ट्रीयता पूरी तरह से चारों तरफ फैल गई है। और उस राष्ट्रीयता का एक ऐसा व्यक्ति ने प्रमोट किया, वह था महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के आगमन से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। और राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जिसका मैं वर्णन आगे टॉपिक वाइज करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये आपको बता दूं कि एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब शुरू हुआ तो 1857 में खत्म हुई। 1857 में भारत सरकार अधिनियम आया और उस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया ने ये कन्फर्मेशन दिया कि भारत ब्रिटेन का अंग है। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा, लेकिन वह शोषणकारी नीति के तहत यहाँ शासन किया। 1905 में फूट डालो, राज्य करो, हिंदू मुसलमानों को बांट दिया। 1930 में आकर के हिंदुओं को हिंदुओं से बांटा और एक माइनॉरिटी को, अनुसूचित जाति और जनजाति जो हरिजन था, उसको बांट दिया। और अंत में भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐसा यूनियन बनाया जो अंततः उस यूनियन के तहत 1946 में संवैधानिक प्रपोजल तैयार हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। और 1947 में माउंटबेटन योजना और भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना और भारत को आजादी देने के लिए ब्रिटिश सरकार मजबूर हुआ। और एक तरह से सैकड़ों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बहुत सारे समाज सेवकों के द्वारा, उसके योगदान से हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। और एक तरह से कह सकते हैं कि आजाद भारत में एक संविधान जो कैबिनेट मिशन के द्वारा तैयार करने का योजना बन रहा था, वह पूरा हुआ। और 26 नवंबर 1949 में वह संविधान भी एक्सेप्ट किया संविधान सभा ने। और बाद में 15 अगस्त 1947 को देश गणतंत्र बना। और इस तरह से आज हम एक आजाद भारत, एक गणतंत्र भारत में जी रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि यह छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में इस सारे विदेशी आक्रमणों को, विदेशी आक्रमण के क्रम को मैं पार्ट बाय पार्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आज सिर्फ मैं आपको फिर से YouTube पर आने का एक संदेश दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।